नमस्कार सभी को। बच्चों, कल हमने लहासा की ओर पाठ के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, कार्य, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में उनका योगदान आदि के बारे में जाना एवं समझा एवं पाठ की संक्षेप में परिचय भी समझा। तो उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो सब समझ गए होंगे। अब मैं उसी पाठ लहासा की ओर के कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी। आप अपनी कॉपी में उन्हें नोट करते रहिए ताकि जब मैं व्याख्या करूं तो आप उनको अच्छे से समझ पाए। देखिए, पहला शब्द है हमारा डांडा। डांडा यानी ऊंची जमीन। डांडा का अर्थ है ऊंची जमीन। अगला शब्द है हमारा थोंगला। अगला शब्द है थोंगला, तिब्बती सीमा का एक स्थान। थोंगला है तिब्बती सीमा का एक स्थान। नंबर तीसरा हमारा शब्द है भोटे। भोटे, टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। भोटे का अर्थ है टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। अगला शब्द है कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले। उसके बाद अगला शब्द है हमारा सत्तू, भुने हुए अन्न जैसे जौ, चना आदि का आटा। उससे आगे का शब्द है थुकपा। थुकपा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया एक खाद्य पदार्थ। अगला शब्द है गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा। उससे आगे देखिए चीरी यानी फाड़ी हुई। भरिया, भरिया शब्द का अर्थ है बोझा ढोने वाला यानी भारवाहक। उससे अगला शब्द है सुमति। इसमें एक नाम आया है, हम बाद में पढ़ेंगे। सुमति, लेखक को यात्रा के दौरान मिला एक मंगोल भिक्षु। अब है अगला शब्द डॉन क्विक कस्तो। डॉन क्विक कस्तो, ये है एक स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट नामक, जो घोड़ों पर चलता था। ठीक है, ये तो हो गए आपके कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब हम लोग अपने पाठ की व्याख्या की तरफ चलते हैं। देखिए, अब मैं आपको व्याख्या शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने अपनी तिब्बत यात्रा के इस अंश में लिखा है कि भारत से तिब्बत जाने का एक रास्ता नेपाल से भी है। जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था, तब हिंदुस्तान और नेपाल की सभी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत को जाया करती थी। यह रास्ता व्यापारी और सैनिक दोनों के लिए खुला हुआ है। इसलिए इस रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। आगे वो लिखते हैं कि इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल वहाँ बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। जो पहले बने हुए थे वो मकान आजकल गिर चुके हैं, खंडर उनके रह गए हैं। दुर्ग के इसी भाग को किसानों ने अब अपना बसेरा बना लिया है, इसलिए वहाँ कुछ आबादी दिखाई पड़ती है, यानी किसान वहाँ उस किले में रहने लग गए हैं। अब चीनी पलटन द्वारा त्यागा गया एक और चीनी किला था, जहाँ राहुल जी चाय पीने के लिए ठहरे। जब ये यात्रा पे जा रहे थे तो वहाँ उस किले में चाय पीने के लिए रुके। यद्यपि तिब्बत यात्रा तकलीफदेह है, बहुत कष्ट परेशानियां हैं रास्ते में, पर इसमें कुछ आराम की बातें भी हैं। इस राह में पड़ने वाली आबादी के लोगों में जाति पाति छुआछूत का सवाल बिल्कुल नहीं है। यहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती, ये वहाँ की उच्च विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। यहाँ के लोग भिकमंगों को चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, पर नव आगंतुक यानी जो नया नया कोई मेहमान आया, उनका विश्वास पाकर घर के भीतर जा सकते हैं। भले ही कोई बिल्कुल अपरिचित हो, पर घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे दी जाए तो वह अजनबी के लिए भी पका देती है। ये उन लोगों की एक विशेषता है, अच्छाई है। इसी तरह मक्खन और सोडा नमक देने पर वह चाय
चोड़ी यानी एक बर्तन होता है कूटने का, उसमें कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी उसको कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। ये भी उनकी एक विशेषता बता रहे हैं वो वहाँ के लोगों की। यदि अजनबी को संदेह हो कि सारा मक्खन उसकी चाय में नहीं पड़ेगा तो वह खुद जाकर चाय उस कूटने वाले बर्तन चोड़ी में डालकर मथ कर ला सकता है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर ही नमक मक्खन डालने की जरूरत पड़ती है। ये उन्होंने वहाँ की कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं। आगे राहुल जी कहते हैं, लिखते हैं कि जब उस परित्यक्त चीनी किले से चलने लगे, आगे बढ़ने लगे, तभी एक आदमी उनसे रंगदारी मांगने आया। रंगदारी मतलब राहदारी, जो रास्ते का कर मांगते ना, वो मांगने के लिए आया। उन्होंने दोनों चिटें उसे दे दी जो वो लिखवा के कहीं से लाए थे। उसी दिन राहुल जी चलते चलते थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे। इस गांव में भी उन्हें सुमति और सहरद आदमियों के साथ भिखमंगे भी मिले। राहुल जी को यहाँ भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। चलते चलते रात को रुकने के लिए उन्हें एक अच्छी जगह मिल गई। 5 साल पूर्व के इसी रास्ते से वो 5 साल पहले भी कभी वो इसी रास्ते से एक बार लौटे थे। 5 वर्ष पूर्व भिखमंगे नहीं, एक भद्र यानी सज्जन सभ्य यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर इन्हीं रास्तों पर आए थे। तब उन्हें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी थी। तब उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। मतलब वो अपनी पीछे की 5 साल पहले की यात्रा की बात बता रहे हैं इसमें। वो बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। प्राय शाम को वे छड़ पीकर अपना होश हवास भुला बैठते हैं। यानी वहाँ के लोगों की एक ये बुराई भी है, उन्होंने लिखी है कि वो सारे सब लोग शाम को छड़, एक तरह की शराब होती है, उसको पीकर सारे होश हवास भुलाकर बैठते हैं। यानी वे सब मदहोश पड़े रहते हैं उस समय। ये एक बुराई भी है वहाँ की। इस यात्रा के दौरान राहुल जी को सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। एक जगह है डांडा थोंगला। डांडा तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ मीलों तक कोई ग्राम नहीं है। बहती नदियों के मोड़ और पहाड़ों के ऊंचे कोनों के कारण बहुत दूर दूर तक कोई यात्री देखने को भी नहीं मिलता। डाकुओं के लिए लूट की यही सबसे अच्छी जगह है। यानी वहाँ डाकू लुटेरे भी उस रास्ते में मिलते हैं। तिब्बत के गांवों में कोई खून कर दे तो खून की सजा मिलती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। कौन देखता है? जब वहाँ यात्री कम जाते हैं तो देखने वाला भी कोई नहीं होता, गवाह भी तो कोई मिलना चाहिए। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। तिब्बत की गवर्नमेंट ज्यादा खर्च नहीं करती, इसीलिए अपराधी के विरुद्ध गवाह नहीं मिल पाते हैं। इन निर्जन स्थानों पर डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार संबंधी कानून न होने के कारण यहाँ के लोग प्राय लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यानी यहाँ पर हथियार ना रखने का कोई कानून नहीं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पिस्तौल बंदूक वगैरह रख सकता है। जैसे हमारे देश में हम नहीं रख सकते हैं, इस तरह से लाइसेंस लेना पड़ता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डाकू यदि अपने शिकार को जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का भय रहता है। वहीं गांव में राहुल जी को ज्ञात हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास कोई खून हो गया था। किसी ने उन्हें बताया गांव में कि पिछले साल यहाँ एक खून हुआ था। राहुल जी को अपना खून होने की इतनी परवाह नहीं थी, कारण वे स्वयं तो भिखमंगे थे और जहाँ कहीं लूटने पिटने का भय देखते तो टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची दया दया कर एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। मतलब वो बहुत चालाक थे। जैसे ही लोग उन्हें लगता कि यहाँ कुछ खतरा है तो वो वहीं अपनी टोपी फैला के, जैसे भीख मांगने वाले करते हैं ना, वो टोपी फैला के कुची कुची यानी दया दया एक पैसा भिखारी की तरह ऐसे मांगने लग जाते थे। तो डाकू तो उनसे क्या करेंगे, तो खुद ही भिखारी है। तो पहाड़ की ऊंचाई बहुत थी, पीठ पर सामान लादकर चलने में बड़ी दिक्कतें थी। अगला पड़ाव भी 16-17 मील से कम नहीं था। जहां उन्हें आगे रुकना था वो इतनी दूरी पर था। राहुल जी ने अपनी सहयात्री सुमति से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े लेने को कहा जिन पर सामान रखकर चढ़ाया जा सकता था। अब आपको समझ में आ गया उनके साथ एक कौन चल रहा था, दूसरा एक सहयात्री सुमति। तो उसको उन्होंने कहा कि भाई अब सामान भी है, चलना मुश्किल हो गया, ऊंचाई बहुत ज्यादा कठिन हो गई है, तो आप 2 घोड़े ले आओ, उस पे अब हम चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वहीं का स्थानीय निवासी था तो उसे लाने में कोई दिक्कत नहीं थी इस तरह से। तो उन्होंने उससे कहा ठीक है बेटे टाइम। तो फिर आगे अब हम चलते हैं।
दूसरे दिन राहुल जी और सुमति दोनों घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। राह में डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर होते होते हुए डांडे पर जा पहुंचे। आगे उन्होंने अपनी यात्रा जारी करी। अगले दिन इस समय वे समुद्र तल से लगभग 17-18 फीट ऊंचाई पर थे। अब उनके दक्षिण भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों चोटियां खड़ी थी। मतलब ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियां उन्हें दिखाई दी। भीटे की ओर दिखाई देने वाले ऊंचे पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। उन पर न तो कोई बर्फ की सफेदी थी और न ही हरियाली। उत्तर दिशा की ओर बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। वहीं सबसे ऊंची जगह पर डांडे के देवता का स्थान था। चलते चलते उन्हें ऊंचाई पर एक जो उनका देवता होता है ना डांडे का, वो भी एक स्थान उन्हें दिखाई दिया। इस स्थान को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। देखिए वहां के मंदिर सजाने का पैटर्न भी हम लोगों से अलग है। वो किन किन चीजों से, पत्थर के ढेर से, जानवरों के सींग से, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया हुआ था। मंदिर जैसा था स्थान वो। अब यहाँ से उन्हें कतई उतराई वाले रास्ते पर चलना था। मतलब तो चढ़ाई पर थे, अब थोड़ा सा नीचे ढलान की तरफ उन्हें चलना था। चढ़ाई तो कुछ मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। उतर तो आसानी से जाते हैं। उनके साथ साथ दो एक और सवार साथी चल रहे थे। राहुल जी का घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था। चढ़ाई की रुकावट के कारण राहुल जी उसे मारकर तेज नहीं चलाना चाहते थे। धीरे धीरे वह घोड़ा सबसे पीछे रह गया, बहुत पिछड़ गया। लेकिन राहुल जी डॉन क्विक वस्तो, मैंने आपको बताया था कि वो एक जापानीज उपन्यासकार थे। उनके एक मतलब क्या उपन्यास के एक पात्र थे। तो वो डॉन किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमते हुए चले जा रहे थे। राहुल जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ऐसा चल रहा था धीरे धीरे कि हिलते डुलते कि पता नहीं चल रहा था ये आगे जा रहा है या पीछे। उनके जोर देने पर घोड़ा और सुस्त पड़ जाता, थक गया था यानी घोड़ा बुरी तरह से। एक जगह जाकर दो रास्ते निकलते थे। राहुल जी बाएं रास्ते पर 1.5 मील आगे चले गए। एक घर में पूछने पर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिनी ओर था, यानी वे गलत रास्ते पर चले गए थे। फिर वे वापस लौटे और उसी को पकड़ा। शाम को 4-5 बजे करीब उन्होंने गांव से मील भर की दूरी पर सुमति यानी अपने जो सहयात्री था को अपने इंतजार करते हुए पाया। मंगोलों का मुंह एक तो वैसे ही लाल होता है, तिब्बती लोगों, मंगोलिया ना वहां पर। और अब तो वह पूरे गुस्से में था। जो उनका सहयात्री सुमति था उसे गुस्सा आ रहा था कि कहाँ चले गए वो। राहुल जी को देखकर बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। राहुल जी नरमी से जवाब देते हुए बोले, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात भर पहुंचने की उम्मीद रखता था। राहुल जी की बात सुनकर सुमति का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। लंगकोर पहुंचकर दोनों एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके यजमान अच्छे थे। मतलब सुमति के बहुत सारे यजमान यानी जिनके लिए वो कुछ यजमानी के काम करता था, वो बहुत सारे लोग वहां पर थे। पहले चाय सत्तू उन्होंने खाया और रात को गरम गरम थुक्पा पीकर वे आराम करने लगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक आज हमारा लेसन हो गया। उसके आगे भी हमारा पाठ अभी बचा हुआ है। इसकी व्याख्या मैं आपके सामने कल करूंगी और आपके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कल लिखने के लिए दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।